हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी बुक भूगोल के अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बहुवैकल्पिक प्रश्न। निम्न में से एक नवीकरणीय संसाधन है। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि नवीकरणीय मीन्स क्या होता है। नवीकरणीय योग्य संसाधन जो होते हैं उन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक मतलब किसी मशीन के द्वारा पुनः नवीकृत कर सकें, मतलब उन्हें रिसाइकिल कर सकें, तो उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे कि आपकी सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, जल हो गया, वन हो गए, वन्य जीवन हो गया, मृदा हो गई, है ना। ये सारी चीजें आपकी नवीकरणीय संसाधन में शामिल होगी क्योंकि हम इनकी पुनः पूर्ति कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा मृदा। मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है। तो मृदा मतलब होता है मिट्टी, निर्माण बनना। तो मिट्टी के बनने में सबसे अधिक योगदान सेल का होता है। निम्न में से एक अनवीकरणीय संसाधन है। तो अभी हमने देखा था नवीकरणीय जो संसाधन हुआ करता था वह पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, पुनः पूर्ति योग्य होता है। लेकिन जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं यदि उनको एक बार यूज कर लिया जाए तो उसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो खनिज तेल होता है उसे हम एक बार अगर यूज कर लेते हैं तो उसे दोबारा प्राप्त करना कठिन होता है। इसके बाद है आपका चारागाह है। तो चारागाह क्या कहलाता है? चारागाह प्राकृतिक घास से ढकी भूमि होती है। मृदा निर्माण में सहयोगी घटक होता है। तो मृदा निर्माण में सहयोगी घटक कौन सा होता है? ह्यूमस होता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन हुआ करते हैं वो जैविक और अजैविक हुआ करते हैं। भारत में मैदानी भूमि लगभग है। तो भारत में मैदानी भूमि 43% के आसपास है। निम्न में से कौन सी मृदा भारत में महत्वपूर्ण मृदा के रूप में विस्तृत है? तो जो भारत में महत्वपूर्ण मृदा के रूप में विस्तृत है वह है जलोढ़ मृदा। काली मृदा कहलाती है। काली मृदा को क्या कहते हैं? काली मृदा को रेगर मृदा भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा मानवकृत संसाधन नहीं है? तो मानवकृत संसाधन मतलब होता है कि मानव के द्वारा बनाया गया। तो मानव के द्वारा मशीन बनाई जा सकती है, भवन बनाए जा सकते हैं, तकनीक बनाई जा सकती है, लेकिन वन को नहीं बनाया जा सकता है। तो वन कैसे हैं? मानवकृत संसाधन नहीं है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? तो वायु और जल, सेल और तापमान, सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, पानी का इकट्ठा होना। तो वायु और जल होते हैं, सेल और तापमान भी होता है, सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु भी होते हैं, और पानी का इकट्ठा होना यह गलत है। तो इसका उत्तर होगा पानी का इकट्ठा होना। पश्चिमी घाट प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा जैव संसाधन है? तो जैव संसाधन कौन सा होगा? मानव। जैव संसाधन का मतलब होता है जो जीवित हो, जिसमें जान हो, जिसमें प्राण हो, है ना, तो उसे जैव संसाधन कहा जाएगा। समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? तो नवीकरणीय योग और अनवीकरणीय योग के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी आवश्यक होती है। किस मृदा की नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है? तो कौन सी मिट्टी होती है जिसमें नमी अधिक होती है, मतलब नमी को धारण करने की क्षमता अधिक होती है? वह होती है काली मिट्टी। किस सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी छलांग लगाई? 19वीं सदी में लंबी छलांग लगाई। प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए उपयुक्त कदम उठाए बिना
लंबे समय के लिए लगातार उसका प्रयोग करते रहने से खालिस्तान होता है। क्या होता है? भूमि का निम्नीकरण होता है। संपूर्ण उत्तरी भारत का मैदान खालिस्तान मृदा से बना है। तो संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। खालिस्तान मृदा रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। इसका उत्तर होगा लाल मृदा पर, है ना। लाल मिट्टी में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। खालिस्तान मृदा चाय और कॉफी उगाने के लिए उपयुक्त है। तो चाय और कॉफी उगाने के लिए लैटराइट मिट्टी उपयुक्त हुआ करती है। भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से खालिस्तान करने का अधिकार है। तो मैग्नीज का खनन करने का अधिकार है। तो यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीज का खनन। देश के क्षेत्रफल का लगभग खालिस्तान प्रतिशत हिस्सा पठारी क्षेत्र हैं। 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। भारत में वनों का विस्तार खालिस्तान प्रतिशत भूभाग पर है। तो वनों का विस्तार 22% भूभाग पर है। निछालन से बनी मृदा खालिस्तान कहलाती है। निछालन से बनी मृदा लैटराइट मृदा कहलाती है। प्रश्न तीसरा है, सही जोड़ी बनाइए। काली मिट्टी का क्षेत्र। तो काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? काली मिट्टी का क्षेत्र होता है महाराष्ट्र और गुजरात में। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, तो जलोढ़ मिट्टी आपकी पंजाब, उत्तर प्रदेश में। मरुस्थलीय मृदा कहाँ होती है? मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है? आप सभी जानते होंगे थार का मरुस्थल भारत में जो है, तो वो कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र हो जाएगा। विकसित देश कौन सा है? विकसित देश आपका अमेरिका हो जाएगा। विकासशील देश, हमारा देश विकास कर रहा है, तो भारत आपका विकासशील देश हो जाएगा। दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप आपका लावा के जो प्रवाह से निर्मित होता है उसे दक्कन ट्रेप कहा जाता है। लद्दाख शीत मरुस्थल होता है वहाँ पर। और संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में जो हुई थी वह क्लब ऑफ रोम में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में भू क्षेत्र मैदान कितने प्रतिशत है? तो 43%। भारत में पर्वत क्षेत्र कितना है? पर्वत क्षेत्र 30% है। भारत में वन क्षेत्र 33% है। नवीकरणीय योग संसाधन सौर ऊर्जा, क्योंकि हम इसे नवीकरणीय कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन सार्वजनिक पार्क के। अनवीकरणीय योग संसाधन कोयला, एक बार यूज कर लिया जाएगा तो इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन महासागर। खादर और बांगर जलोढ़ मृदा। मृदा में पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है, किसके कारण, किसमें होती है? लैटेराइट मृदा में हुआ करती है। प्रश्न नंबर 4 है, सही अथवा गलत बताइए। भूमि का वह भाग जिसका कोई उपयोग नहीं होता बंजर भूमि कहलाती है। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। जिसका कोई उपयोग नहीं होता उसे बंजर भूमि कहा जाता है। सेल और धातुएं जैविक संसाधन हैं, तो यह गलत है, क्योंकि सेल और धातुएं निर्जीव हुआ करती हैं और जो वस्तुएं निर्जीव होती हैं वह अजैविक संसाधन होते हैं। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सही है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण भूमि की गुणवत्ता का कम हो जाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। यह भी सही है। लैटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। सही है। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग पीला होता है। गलत है। जैव संसाधन वे संसाधन हैं जिनमें जीवन होता है और जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है। सही है, क्योंकि जैव संसाधन में जीवन होता है। प्राकृतिक कारकों विशेषता वायु तथा जल से मिट्टी का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। सही है। समोच्च जुताई द्वारा मृदा संरक्षण होता है। यह भी सही है।
प्रश्न 5वां है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में जून 1992 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। दूसरा है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका है? मतलब यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? यह कथन महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। भारत की भू आकृतियों, पर्वत, पठार तथा मैदान का क्षेत्रफल प्रतिशत बताइए। तो पर्वत कितने प्रतिशत हैं? पर्वत 30% हैं, पठार 27% हैं और मैदान लगभग 43% हैं। चंबल बेसिन में उत्खात भूमि को क्या कहते हैं? चंबल बेसिन में उत्खात भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए किस राज्य की सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मृदा के कटाव और उसके बहाव को मृदा अपरदन कहा जाता है। भू निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कौन से 2 मानवीय कारण हैं? भू निम्नीकरण तो सबसे पहला होता है अति पशुचारण के कारण, मतलब पशुओं के द्वारा अति चराई कर देना। चराई करना मतलब चरना, है ना, जो घास वगैरह चरते हैं ना, तो अति पशुचारण। और दूसरा है वन उन्मूलन, वनों की कटाई। वन उन्मूलन मतलब होता है वनों की अधिक मात्रा में कटाई करना। पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत किस राज्य में है? पवन और सौर ऊर्जा के संसाधन जो हैं वह राजस्थान में अधिक मात्रा में हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? डेल्टाई भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं किसकी फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं? काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है। प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती हैं और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं क्या कहलाता है? अजैव संसाधन कहलाते हैं। वह क्षेत्र जहाँ वर्ष में एक बार या एक से अधिक बार खेती की गई हो वह क्षेत्र क्या कहलाता है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन मृदा को अपने स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर जाना, मतलब मिट्टी एक जगह से जब दूसरी जगह चली जाती है तो उसे मृदा अपरदन कहा जाता है। लैटेराइट मृदा भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी पश्चिमी तटीय प्रदेश, प्रायद्वीप पठार के पूर्वी भागों में, मेघालय में पाई जाती है। चादर अपरदन किसे कहा जाता है? कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी घुलकर जल के साथ बह जाती है, उसे चादर अपरदन कहा जाता है। पट्टी कृषि किसे कहा जाता है? हिमालय पर्वतीय प्रदेशों में फसलों के बीच में घास की जो पट्टियां उगाई जाती हैं ये पवनों जनित बल को कमजोर करती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो हिमालय पर्वत हैं तो पर्वत कैसे होते हैं? ढाल लिए हुए होते हैं। तो इनमें यदि खेती की जाएगी तो जो पानी की सिंचाई की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? पूरा पानी एक बार में ही बह जाएगा। तो उस पानी को रोकने के लिए, उस सिंचाई को रोकने के लिए फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं, घास की पट्टियां लगाई जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो पवन जनित बल होता है, मतलब हवा के जोर से जो हवा का बहाव, हवा का जोर लगेगा तो उसके कारण वो क्या होगा, जो पवनें होंगी वो कैसी हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी, है ना। तो इस तरीके को क्या कहा जाता है? पट्टी कृषि कहा जाता है। पवन अपरदन किसे कहते हैं?
पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। मतलब वायु के द्वारा जब मिट्टी को उड़ा के ले जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पवन अपरदन कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। संसाधन से क्या आशय है? संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, एक संसाधन है। सरल भाषा में कहें तो हमारी आवश्यकताओं की जो पूर्ति करता हो उसे संसाधन कहा जाता है। सतत पोषणी विकास से क्या आशय है? सतत पोषणी आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। मतलब सतत विकास यह है कि हम अपना विकास तो करें, साथ में संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करें कि भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ियों को भी वह संसाधन उपलब्ध हो सकें। ह्यूमस किसे कहते हैं? भूरे काले रंग का पदार्थ जो जैव पदार्थों के अंशतः गलने सड़ने से बनता है, यह मिट्टी का जैव अंश है और मिट्टी में विद्यमान विघटित तथा अंशतः विघटित जैविक पदार्थ जिनकी उत्पत्ति जंतुओं अथवा वनस्पतियों के सड़ने गलने से होती है उसे ह्यूमस कहा जाता है। मृदा संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। नंबर 1 है ग्रामीण खेतों में चारागाहों का विकास करना। नंबर 2 पर्वतीय भागों में सीढ़ी नुमा खेत बनाना। और भी उपाय हम देख सकते हैं, वृक्ष लगाकर मृदा अपरदन को रोकना, नदियों पर बांध बनाकर जल के तीव्र प्रवाह को रोककर भूमि के कटाव को रोककर हम मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा का संरक्षण है। समोच्च जुताई किसे कहा जाता है? ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, उसे समोच्च जुताई कहा जाता है। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मरुस्थलीय मृदा की विशेषता बताइए। तो मरुस्थलीय मृदा कौन सी होती है? मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। संसाधनों के अति दोहन से क्या समस्या उत्पन्न हुई है? संसाधनों का अति दोहन मतलब बहुत अधिक ज़्यादा यूज करना। तो कुछ व्यक्तियों के लालच बस संसाधनों का ह्रास होने लगा है। ह्रास का मतलब होता है कम होना, घट जाना, खत्म होना। दूसरा, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज 2 हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ साधन संपन्न अमीर वर्ग हो गया और दूसरी तरफ साधनहीन गरीब वर्ग हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गई है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन होते हैं व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। मृदा निम्नीकरण क्या है? मृदा निम्नीकरण के प्रमुख कारण लिखिए। मृदा को कृषि योग्य न रहने देने की प्रक्रिया को भूमि निम्नीकरण कहते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं, जैसे खनन, अति पशुचारण, अत्यधिक सिंचाई, खनिज प्रक्रियाएं, औद्योगिक जल विकास, ये सभी भूमि निम्नीकरण के कारण हैं। बांगर और खादर में 4 अंतर बताइए। तो बांगर को देख लेते हैं। तो बांगर वृत मैदान के पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है।
वहीं नवीन तलछट द्वारा निर्मित भूभाग को खादर कहा जाता है। दूसरा, यह मैदान का वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल अब नहीं पहुंच पाता, और खादर वह है जहां जलोढ़ मैदान का वह निचला भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल पहुंचता है। तीसरा है, इसकी मिट्टी में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है, और खादर की जो मिट्टी होती है उसमें क्या होता है, जलोढ़ मृदा होने के कारण यह बहुत ही उपजाऊ भूभाग है। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा है। इसमें कहीं कहीं अम्लीयता पाई जाती है जिसमें उसमें कृषि नहीं की जा सकती है ना, अम्लीयता होने के कारण जिससे उसमें कृषि नहीं की जा सकती है। तलछट का जमाव सब जगह एक सा नहीं मिलता, अतः इस मैदान में कई भौतिक लक्षण मिलते हैं।